जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। यूक्रेन का तनाज़ा इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेता हुआ नज़र आ रहा है, और इस तनाज़े का हल क्या है, रोज़ बरोज़ हर आने वाले रोज़ ख़बरें जो हैं वो गर्म होती चली जा रही हैं। और आज रूस की जानिब से 2 रियासतों को तस्लीम किया गया, उसके बाद नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं रूस के ऊपर। और ये सब, एक तो ये 2 रियासतें जो अपराइजिंग थी, इसको रूस ने फ़ौरन कल खिताब किया पुतिन ने, उसके अंदर एक नोटिफिकेशन जारी किया, इन रियासतों को तस्लीम किया। तो अमलन तो उस हिस्से पे तो रूस का कब्जा हो गया, रूस ने फौजें दाखिल करा दी अमन फौज के नाम से। तो अब यूक्रेन की मैंने आपसे कहा है कि बेसिकली ये जो यूक्रेन का इशू है ये 1900 से हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है कि काफ़ी बहुत दफ़ा पुराना चला आ रहा है, तो उसको ज़्यादा अच्छा, जो मेन जो तनाज़ा है वो उस पाइपलाइन का है जो जर्मनी जा रही है, नहीं, इसकी वो वजह तो से। वो इतना बड़ा तनाज़ा नहीं है। तनाज़ा है बेसिकली ब्लैक सी का कंट्रोल और रूस की कंटेनमेंट, क्योंकि रूस वहाँ से शाम, देखें अमेरिका ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि शाम में फ़ौज भेजने के फैसले को वापस लिए, क्योंकि रूस सामने आके खड़ा हो गया। उसने कहा मेरी एक अंताकिया वाली पोर्ट है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं, तुम नहीं कर सकते। सही बात। और अगर वो यूक्रेन और ये इलाका उसके हाथ में नहीं रहता, नाटो की फोर्सेस खड़ी हो जाती हैं, तो सी से आउट, तो जो भी सी पावर से आउट हो जाए उसका मतलब है कि दुनिया में ताकत के नक्शे से आउट हो गया। ये गुज़श्ता तकरीबन 200 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़मीन का जहाद अगर एक है तो 10 गुना जहाज जो है बहरी जहाज है। सही। तो अभी हमारे नेवी वाले लगाया होता। अब देखें, ये जो मैंने उस दिन दिखाया कि इंडो पैसिफिक रीजन की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की ब्रिज के 2 आपको फिक्रा सुनाते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग दैट यूक्रेन इज रेफर्ड टू इन द सेकंड पैराग्राफ डिस्पाइट इट हैविंग नथिंग टू डू विद द रीजन being discussed. बिल्कुल The सही। US also worried about the Russian. ये 2019 में 4 जून का पेंटागन स्ट्रेटजी है, यानी कि और उस उन्होंने वक्त कहा से है, रूस को कहा है रिविटलाइज मलाइन एक्टर, एक नया कैंसर दोबारा जिंदा हो गया है पूरे इलाके के अंदर। अच्छा, और ये साहब यूक्रेन में पाकिस्तान के साबिक सफीर रहे हैं जनरल रिटायर जाहिद मुबशर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब, पहले तो अब ये बताइएगा, ये नया तनाज़ा जो खड़ा हुआ है यूक्रेन का, आप यूक्रेन में सफ़ीर पाकिस्तान भी रहे हैं, एक तो यूक्रेन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात की जो नौइयत है, जो हमारे उनके साथ मुआहदे हैं, एक तो उन दोनों मुल्कों के एक ज़रा ताल्लुकात का एक इजमाली सा जायज़ा हमें बता दें, और उसके बाद इस तनाज़े के अंदर इस दौरान वज़ीर आज़म साहब भी कल रूस जा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या कोई किरदार अदा करने की पोजीशन में है या नहीं? पाकिस्तान एडवाइजरी रोल में ही अदा कर सकता है जी। और जैसे इमरान खान का आपको मौक़िफ़ पता ही है, वो जंग से हमेशा गुरेज करते हैं और सुलह सफाई की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे सिचुएशन को डिफ्यूज करने की, लेकिन उनकी से कितनी होगी ये तो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही गेस करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम छोटा मुल्क है तो हमारी कोई ऐसी उसमें से नहीं है, और दोनों मुल्कों से बड़े डिस्टेंस पे हम हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहरहाल अगर कोई बात होती है, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि यूक्रेन के साथ अभी तक जो हमारे ताल्लुकात है ना वो काफी अच्छे रहे हैं। जब मैं उधर गया था तो मेरी उनके प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि जी आपने रूस के खिलाफ एब्सटेन किया था वोट में, आपने हमारे खिलाफ वोट दिया और रूस के हक में नहीं दिया, तो इस पर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। और अभी जो खबर है कि को वहाँ एम्बेसडर है नोएल इसराइल डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जी, हम इंटेग्रिटी के साथ खड़े हैं, तो ये भी जब तक लोग। अच्छा जनरल साहब ये बताइएगा, क्या सकते जनरल साहब ये बताइएगा कि जो रिसेंट गवर्नमेंट आई है उसके बाद एक जबर किस्म की अपराइजिंग के बाद, ज़ाहिर बात आप उसी वक्त उस जमाने में थे, तो उसके साथ जब क्रीमिया ने इस पे कब्जा कर लिया ना रूस ने, क्योंकि बेसिक पॉपुलेशन उनकी थी, और वहाँ उसको इसका रेफरेंडम करा के हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो कि वॉर पॉइंट बनेगा, वो है कि नेटो में शमूलियत, और उस पर जो बाइडन साहब ने कह दिया जब यूक्रेन चाहे शमूलियत हो जाए, विच मीन्स दैट इज एन एक्ट ऑफ द वॉर, जैसे वो 1960 का मिडिल क्राइसिस था क्यूबा का। आप ये बताइएगा कि कितने चांसेस हैं कि यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल हो जाएगा? इसके से ज्यादा आबादी है वो रशिया लोग हैं, जहाँ का ताल्लुक है, ये प्रोविंस बेसिकली दिस वाज ए पार्ट ऑफ रशिया। ठीक। और ये फिर एक जैसे आप एक शहर को आप एक दूसरे प्रोविंस के साथ लगा दें, इसको यूक्रेन के साथ शामिल कर दिया,
शेख उस वक्त प्रेसिडेंट थे। अच्छा जनरल साहब, आपकी ऑडियो में कुछ मसला आ रहा है, शायद टेलीफोन लाइन का कोई इशू है। कोशिश करते हैं दोबारा आपको हम डायल करें और आपसे जो इस पर तबसरा लें। बात तो वही जनरल साहब की है कि पाकिस्तान के बड़े क्लोज नहीं, ताल्लुकात देखिए हैं ना, और पाकिस्तान की बड़ा पहली बात तो ये है कि यू हैव टू ऑप्ट बिटवीन टू थिंग्स। इस वक्त यूक्रेन इज नो मोर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस। यूक्रेन एक प्लेस है जहां पर दो हाथियों ने लड़ना है। लड़ना, आपने किसी एक हाथी का आपने साथ किसी एक हाथी से या पीछे निकल जाओ या दोनों हाथियों में से कोई, भाई साहब आप लड़ लो, जो देना। जीतेगा। पहले उन्होंने कहा ना अब्सटेन किया उसके खिलाफ, वो गलत है ना, वो गलत किया था ना उस वक्त आपने। और यूक्रेन ने शुक्रिया अदा किया। क्योंकि एब्सटेनमेंट के बारे में एक हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में, हमने इराक वॉर जो है उसमें अपने एब्सटेन किया था। क्या मैं इराक में, तो मैंने कहा था शेख रशीद एक मैंने, तो हाँ, देखो जी हम नहीं गए। मैंने कहा क़वाक़ मुत्तहिदा के नज़दीक एब्सटेनमेंट मीन हमायत। जनरल साहब को दोबारा राब्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, दोबारा लाइन मिल गई है, उम्मीद है इस बार ऑडियो ठीक आएगी। तो आप क्या बात कर रहे थे, जारी रखिएगा। जी जो नेटो के बारे में, नेटो के हवाले से क्या यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा? अपना ख्याल है कि ये फिलहाल तो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उधर की मैं आपको बता रहा था कि आबादी जो 35-40% है वो रशियन ओरिजिन के हैं। उनके अपनी भी एक बड़े डिवाइडेड मुल्क है विद इन देमसेल्व्स आल्सो। तो ये क्रीमिया का मैंने आपको बता दिया, ये तो ओरिजिनली रशिया का हिस्सा था। वहाँ के लोग भी मोस्टली रशिया के साथ जाना चाहते हैं, तो आप कैसे उनको इधर ला सकते हैं? और बहुत बड़ी गलती यूक्रेन ने की थी, आपको पता है, ये न्यूक्लियर ताकत थी। हाँ, ये अलहदा हुए तो ये एक न्यूक्लियर पावर थी। इन्होंने गिव अप किया अपना न्यूक्लियर एसेट, इनकी यकीन दहानी पे कि नेटो वाले उनकी हिफाजत करेंगे। ये हमारे लिए भी एक सबक है कि कोई किसी की हिफाजत नहीं करता, ये अपनी जंग हमेशा खुद लड़नी पड़ती है। तो देख लें, सारे कह रहे हैं कि हमारी फौज नहीं जाएगी, अमेरिका भी कह रहा है हमारी फौज नहीं जाएगी। भाई अगर आपकी फौज नहीं जाएगी तो आप क्या करेंगे? और उनका भी ठीक है, वो नहीं चाहते कि उनकी हमसायगी में आके एक मुल्क में वो अपने मिसाइल फिट कर ले अमेरिका, तो उनकी सेंसिटिविटी भी अपनी जगह दुरुस्त है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये नेटो का हिस्सा बने। तो ऐसा ही है, मतलब ये तो अभी एक इंटरनेशनल सियासत चल रही है और अभी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा साहब जी मुझे बताइए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त जिस आप ज़ाहिर बात है मिलिट्री बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के मुकाबले में अब तो सिर्फ एक सेकंड्स के डिसीजन जो है वो वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, जिस तरह की वेपनरी हो चुकी हुई है। तो ये किस हद तक खतरनाक है, क्योंकि दोनों तरफ रिस्ट्रेंट तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई अचानक ताले आजमा, अचानक कोई इस तरह की गलती ये भड़का सकती है पूरे के पूरे रीजन को? सर देखें, ये पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है और बहुत खतरनाक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे जैसे ये ज्यादा एडवांस की है तो इसके चेक्स भी उसी तरह हैं और अभी लोगों में अवेयरनेस भी ज्यादा है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो कोई नहीं चाहता ना, बिकॉज ये तो अभी वही जो पाकिस्तान और इंडिया का कहते हैं ना कि मैड का कॉन्सेप्ट, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, तो ये तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। अगर एटमी जंग इस मौके पे होती है तो फिर ये सबको अपना अपना भी तो खतरा है ना। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, थर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वो सबके पास मौजूद अच्छा, है। एक और चीज तो ये इसलिए इसके चांसेस कम है। एक और सिनेरियो जनरल साहब पेश किया जा रहा है कि जो पेंटागन स्ट्रेटजी इंडो पैसिफिक आई थी उसमें यूक्रेन का जिक्र नहीं होना चाहिए था, लेकिन बुनियादी तौर पर कंटेनमेंट ऑफ चाइना की वजह से वो चाहते हैं कि रशिया को यूरोप में उलझा दिया जाए, ताकि जब रशिया चाइना को कंटेन करें तो रशिया अपने चक्रों में उलझा हुआ। ये तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी दूर की सोचते हैं अमेरिका और यूरोपीय ममालिक। हमें वो चीज 50 साल बाद पता चलता है, जब वो अपने पेपर्स तो हमें पता चलता है कि असल मकसद क्या था। लेकिन रशिया की जो इस वक्त लीडरशिप है वो भी बड़ी कमजोर लीडरशिप नहीं है, बड़ी ताकतवर लीडरशिप। तो मेरा ख्याल है वो इस बात को समझते हैं और अमेरिका का इंटरेस्ट, मेरा ख्याल इसमें आपने ठीक शायद कहा, मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका इंटरेस्टेड है इसको जरा कोल्ड वॉर को शुरू करने में, ताकि उसकी कंपनियां चलती रहे। असले और तो वहाँ कुछ बनता नहीं है अमेरिका में, असले के अलावा तो कुछ नहीं बनता वहाँ। सही बात। बाकी तो वो चाइना से लेते हैं, तो वो असला बनाने के लिए उनको की जरूरत है। वो चाहते हैं कि मुल्क उनसे असला खरीदें, तो ये उनको वाकई सूट करता है कि ये जरा गर्म रहे हालात। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देखिए सूरत हाल ये है, वही बात मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 15 अगस्त से अमेरिका का दुकान बंद हो गई है ना। देखना उस्मान साहब, एक छोटे से मिसाल लें एक गांव की,
اس گاؤں کے اندر ایک لوہار ہوتا ہے نا، عام پیس ٹائم میں کیا کرے گا، نال لگا دیا، چھریاں تیز کر لیں۔ چھریاں تیز، لیکن چودھریوں کی جنگ شروع ہو جائے تو رات کو جا کے تلواریں بنائے گا، خنجر بنائے گا، یہ وہ چاہتے ہیں جنگ ہو، وہ تو ملٹری اسلحہ بکے۔ اسلحہ بکے۔ چلیں جی، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کریں گے کہ ملک کی کچھ سیاسی صورتحال، اپوزیشن جماعتوں کے رابطوں میں تیزی اچانک کیوں ہے اور اس کو دورے سے کس طریقے سے لنک کیا جا رہا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد۔